नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात करेंगे मुलायम सिंह यादव को लेकर संघर्ष की, उस साधना की जो पिछले 7 दिनों से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। लखीमपुर की गोला फाइट का भी विश्लेषण होगा और आज बात निकाय चुनाव की भगवा तैयारी की भी होगी। आखिर क्या निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी है? तो कहीं मत जाइए, बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि हर खबर का हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मैराथन संघर्ष कर रहे मुलायम सिंह यादव की, जिनकी हालत नाजुक बनी है। हर बदलते दिन के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ती जा रही है। हर एक दिन जारी हो रहे हेल्थ बुलेटिन में तारीख बदल रही है, शब्दों की लिखावट नहीं। ऐसे में सैफई परिवार मेदांता हॉस्पिटल में है। हर कोई नेताजी के लिए दुआ कर रहा है, कोई दंडवत होकर मंदिर जा रहा है, तो कोई मस्जिद में चादर चढ़ा रहा है। मुलायम सिंह के लिए समाजवादी साधना, मंदिर मस्जिद में दुआओं का दौर। मुलायम सिंह यादव के चाहने वालों के लिए ये मुश्किल घड़ी है। हर बदलता दिन चिंताएं बढ़ा रहा। लगातार 7वें दिन जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, उसमें कुछ नहीं बदला। नेताजी की हालत अभी भी नाजुक है। जीवन रक्षक दवाओं पर सांसें चल रही हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सैफई परिवार मेदांता अस्पताल में है। बड़ी संख्या में सपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। अन्य पार्टियों के नेता भी मिलने पहुंच रहे। नेताजी के स्वस्थ होने की कामना की जा रही। अखिलेश यादव उन्हें ढांढस बता रहे कि नेताजी की तबीयत में सुधार हो रहा है। मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए कुरान ख़वानी करें, उनके लिए जप करें। और अल्लाह पाक से मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सब लोग दुआ करेंगे तो वो ये ज़िंदगी की जंग भी जीत कर हमारे बीच में जल्द हाजिर होगा। सभी को यही उम्मीद है कि नेताजी जल्द ठीक हो जाए, लेकिन उनकी तबीयत अभी भी नाजुक है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत नेताओं को मेदांता तक खींच ला रही, और जो नेता या फिर कार्यकर्ता मेदांता नहीं पहुंच पा रहे, वो अपने अपने क्षेत्र में नेताजी के लिए दुआ कर रहे। वाराणसी में 2 किलोमीटर तक दंडवत समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मंदिर तक पहुंचा। मुलायम सिंह यादव के सेहत में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना की। कि मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर चौरा माता का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं यहाँ डेली आऊँगा जब तक नेताजी स्वस्थ न हो जाए, और दंडवत करते हुए मैं डेली आऊँगा। ये तस्वीर वाराणसी की नहीं बल्कि दूसरे जिलों और शहरों में मुलायम सिंह यादव के लिए की जा रही दुआ की है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की शख्सियत इतनी बड़ी है कि पार्टी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का नेता या फिर विरोधी दल का नेता, सब नेताजी के लिए दुआ कर रहे हैं। प्रार्थना करता हूं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि हम सब के वो नेता हैं और हम सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नेताजी ठीक हो जाए। मुलायम सिंह यादव कुश्ती के अखाड़े से लेकर सियासत के अखाड़े तक योद्धा रहे हैं। हर बार उन्होंने हार की तमाम संभावनाओं को धूल चटाई है। इस बार भी उम्मीद यही है कि मुलायम सिंह यादव संघर्ष की इस घड़ी से जीत कर निकलेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, सियासत के अखाड़े में मार्गदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं लखीमपुर की गोला फाइट की। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत से खाली हुई गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनावी रणभेरी बच गई है। बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा। वहीं अखिलेश यादव ने पुराने चेहरे विनय तिवारी पर भरोसा जताकर ब्राह्मण समाज को संदेश दिया। गोला गोकर्णनाथ का चुनावी घमासान।
भगवा ब्रिगेड का सहानुभूति प्लान। सपा के विनय तिवारी पड़ेंगे भारी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। गोला गोकर्णनाथ सीट पर इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के अरविंद गिरी दूसरी बार विधायक चुने गए थे, जिनके निधन के बाद सीट खाली हुई तो भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे अमन तिवारी को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पहले से ही तैयारियों में जुटे थे। उधर मुख्य विपक्षी दल सपा ने उपचुनाव में एक बार फिर पुराने चेहरे पर दांव खेला। सपा ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया। विनय तिवारी गोला गोकर्णनाथ सीट से 2012 में विधायक चुने गए थे। हालांकि 2017 और 2022 में विनय तिवारी अरविंद गिरी के सामने चुनाव हार गए। विनय तिवारी 2006 में गोला नगर पालिका परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही, क्योंकि सपा प्रत्याशी विनय तिवारी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, तो भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पिता और दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को जमीनी नेता माना जाता रहा है, जिनके निधन के बाद जनता की सहानुभूति अमन गिरी को मिल सकती है। अरविंद गिरी 2022 में 5वीं बार विधायक चुने गए थे। अरविंद गिरी सपा से 1996, 2002 और 2007 में विधायक रहे। 2017 में और 2022 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीता। दूसरे लफ्जों में कहें तो अरविंद गिरी की जमीन पर पकड़ काफी मजबूत रही है, जिसका फायदा अब उपचुनाव में उनके बेटे और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी को मिल सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान भर है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले। अगर दोनों पार्टियां प्रत्याशी उतारती हैं या फिर चुनाव से बाहर रहती हैं, तो उसका असर नतीजों पर भी पड़ेगा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,06,520 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,84,881 है, जबकि कुल मतदाता 3,91,426 है, जो कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कांग्रेस और बीएसपी ने अभी कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी और भाजपा से अमन गिरी, स्वर्गीय अरविंद गिरी की मौत के बाद में यह सीट खाली हुई थी। अब चुनाव होने जा रहे हैं, जो 3 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा और 6 तारीख को मतगणना की जाएगी। गोला गोकर्णनाथ सीट पर कुर्मी, ब्राह्मण और मुस्लिम समाज की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही। माना जा रहा है कि अगर बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे तो सपा की स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि 3 नवंबर को जब मतदान होगा तो जनता किसके पक्ष में होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और न ही ये साफ किया है कि दोनों पार्टियां चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। यहां आपको समझना होगा कि अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी गोकर्णनाथ सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारते तो नतीजों पर क्या असर हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 49% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 37.7% वोट ही मिल पाए थे। बहुजन समाज पार्टी को 10.5% और कांग्रेस को यहां पर 1.4% वोट मिला था। दिलचस्प बात यह है कि अगर यहां पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर को मिला दे तो करीब 12% होता है, जो कि उतना ही है जितना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिले वोट शेयर में अंतर है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर यहां पर बसपा और कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारते तो मामला पलट दे सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय हुई। दिलचस्प बात यह है कि निकाय चुनाव में भाजपा गठबंधन के साथियों के साथ उतरेगी, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। निकाय के लिए भगवा तैयारी, निर्णायक रणनीति मिलेगी जी। अब की बार
शहर में भाजपा सरकार। निकाय से 2024 पर नजर। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ ही नहीं, लेकिन भाजपा की युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्री, विधायक, सांसद, नेता और कार्यकर्ता हर स्तर पर भाजपा की रणनीति तैयार हो रही। निकाय चुनाव में रणनीति क्या हो, बूथ स्तर पर प्लान क्या हो, हर एक वार्ड में, हर एक नगर पालिका में, हर एक नगर पंचायत में भाजपा की जीत किस तरह सुनिश्चित की जा सकती है, किस तरह से रणनीति को धरातल पर उतारा जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक समेत भाजपा के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, नगर निकाय के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे। पिछले निकाय चुनाव में भाजपा को एक तरफा जीत मिली थी। साल 2017 में भाजपा को मेयर की कुल 16 में से 14 सीटों पर जीत मिली थी। 597 पार्षद चुनाव जीते थे और 70 नगर पालिकाओं में भाजपा ने कब्जा जमाया था। 100 नगर पंचायतों में भाजपा को जीत मिली थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी किसी भी नगर निगम में मेयर पद पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुई थी। समाजवादी पार्टी के कुल 202 पार्षद जीते थे। 45 नगर पालिका अध्यक्ष सपा के बने थे। 83 नगर पंचायतों में सपा ने जीत का झंडा लहराया था। वहीं बसपा ने मेयर के 2 पदों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 147 पार्षद बसपा के जीते और 29 नगर पालिका अध्यक्ष भी जीते, जबकि बसपा ने 45 नगर पंचायतों में कब्जा जमाया था। इस तरह देखा जाए तो भाजपा की कोशिश 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की है और दावा भी यही है। हमारे लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये चुनौती होती है कि बेहतर करना है। तो हम लोग पिछली बार 14 नगर निगम जीते थे, 16 में से 2 हार गए थे, एक नया बना है। तो हमारी चुनौती उससे बेहतर करने की, जो नगर पालिका नगर पंचायत हम जीते थे उससे बेहतर करने की चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे और हम पिछले चुनावों से बेहतर करेंगे। हालांकि इस बार नगर निकाय के समीकरण बदले हुए हैं। पिछले चुनाव में नगर निकाय की संख्या 652 थी, जो इस बार बढ़कर 762 तक पहुंच गई है। ऐसे में भाजपा का प्लान भी बदला हुआ है। भाजपा की सहयोगी दल निषाद पार्टी भी इस चुनाव में हाथ आजमाने उतरेगी। नियम भाई हैं तो भाई होता ना। जब गले मिले तो त्रेता से निषाद राज, भगवान राम गले मिले, रावण राज खत्म किया सेना देकर। तो हम लोग सेना देकर रावण राज खत्म कर रहे हैं। हम लोग आपस में लड़ने के लिए नहीं, चुनाव लड़ाकर इस देश में भारतीय लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वो हम लोग मिलकर लड़ेंगे, तो निकाय भी लड़ेंगे, 2024 भी लड़ेंगे। जाहिर है फिर एक बार गठबंधन चुनाव में टकराने वाला है। एक तरफ भाजपा का गठबंधन है तो दूसरी तरफ सपा का वो गठबंधन जिसमें कई दरारें पहले से पड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्टूबर के महीने में मूसलाधार मुसीबत टॉर्चर दे रही उत्तर प्रदेश के कई जिले लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की विनाशलीला झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से फसलें बर्बाद हो रही हैं, घर डूब रहे हैं, गांव का संपर्क टूट रहा है, उफान मार रही नदियां डरा रही। ये तबाही का शोर है और बर्बादी चारों ओर है। डूब रहे हैं घर, डूब रहे हैं गांव, डूब चुके हैं खेत और खलिहान। खुशियों की उम्मीदें टूट रही हैं। क्या जानवर और क्या इंसान, सब परेशान। बारिश की विनाश लीला ने नर से नारायण बना दिया। घर के बाहर पानी है, घर के अंदर पानी है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जुटी हैं। कई परिवार अपने घर की छत पर मौजूद हैं, मदद के इंतजार में। सब वहीं पड़ा है साहब, अब जान लेके भाग्यन है अपन, बस ना कपड़ा ना लगता कुछ नहीं, खाली जान लेके अपन भाग्यन है बच्चन का। बाढ़ की हालत बहुत खराब है, काफ़ी पानी बढ़ चुका है। हम लोग भोजपुर में बाढ़ चौकी पर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ अंदरपुरवा गांव पर पहुँचे हैं। गांव से आगे पानी बह रहा है मेन रोड पर। अच्छा, बाढ़ राहत चौकी पर हम जा रहे थे, उसके बाद में वहाँ पानी भरा हुआ है और बहुत तेज बहाव है। भिनगा जा रहे थे, सारा रास्ता में पानी भरा हुआ है।
अभी थोड़ा आगे गए हुए थे, फिर लौट आए हैं। क्यों डर लग रहा है जाने में? आगे जाने का कोई वो दिक्कत नहीं है। श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान आने से 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों मकान पानी में समा गए। कितने ही गांवों का संपर्क टूट चुका है। नदी के तट पे बसा गांव है, पूरी तरीके से ये गांव डूबा हुआ है। देखिए, लोग पलायन करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गांव डूबा हुआ है, उजड़ता हुआ चला आ रहा है। ये जब सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सैलाब है, ये पानी का सैलाब है, ये बहुत तेज़ी में ये धारा बह रही है। हम भी इस वक्त इसी धारा में चल रहे हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना पानी है। देखिए, पूरी तरीके से हम दिखाना चाहेंगे, ये जो घर बने हुए हैं ये पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लोग यहाँ से पलायन करके सुरक्षित जगह पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में सैलाब किनारे तोड़कर बह रहा। किनारे पर बसे घर दरक रहे हैं, नदियों में समा रहे हैं। न बारिश थम रही है और न बर्बादी रुक रही है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। बलरामपुर में दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। यहाँ पे करीबन सूचना आ रही है कि हमारे करीबन 30 से 40 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे कि जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, और उससे निपटने के लिए हमारे पास 70 नावें आज की डेट में हैं, जिनकी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से कराई गई है। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमारे पास तहसीलों से डिमांड आ रही है, नावों को हम मौके पर भेज रहे हैं। साथ ही जो हमारे पास बाढ़ राहत चौकियाँ हैं और बाढ़ राहत केंद्र हैं, वहाँ पे भी हमने समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और उनको भी पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार मचाया है। गलियों में दरिया बह रहा, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। एक नजर में कोई बता नहीं सकता यहाँ कभी सड़क ही थी या ये नदी है। हर तस्वीर तबाही की है, हर तस्वीर बर्बादी की है। मूसलाधार मुसीबत ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। इन तस्वीरों ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अक्टूबर के महीने में बारिश ने वो आतंक मचाया कि ग्रामीण इलाकों के साथ में शहरों में भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो गए। वायुसेना दिवस पर चंडीगढ़ की सुखना लेक पर एयर शो का आयोजन किया गया, जो कई मायनों में खास रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से अलग चंडीगढ़ में एयर शो का आयोजन किया गया। साथ ही पहली बार देश में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को एयर शो का हिस्सा बनाया गया। पराक्रम के 90 साल बेमिसाल। वायुसेना दिवस पर वायु वीरों का दम देखिए। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सबका। ये वायु सेना का प्रचंड अवतार है। ये हिंद की ताकत है। चुनौती कैसी हो, स्थिति कैसी भी हो, हिंद के जवान हमेशा तैयार हैं। पराक्रम की पराकाष्ठा क्या होती है, इन तस्वीरों से समझिए, और समझिए क्यों दुश्मन भारत की वायुसेना से थर थर कांपता है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर भारतीय वायुसेना ने जो प्रचंड शौर्य दिखाया, उसने दुश्मनों की धड़कन बढ़ा दी है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर हुए एयर शो में दो बातें ऐसी दिखी जो पहली बार हुई। पहला, ऐसी बार है जब वायुसेना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस को छोड़कर चंडीगढ़ की सुखना लेक पर एयर शो किया। दूसरा, पहली बार देश में ही निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को एयर शो का
हिस्सा बनाया गया। एयर शो के दौरान राफेल तेजस ने वो करतब दिखाया कि एयर शो देखने पहुंचे लोगों की सांसें थम गई। सूर्य किरण टीम और सारंग टीम ने अपने हौसले और हिम्मत का प्रदर्शन किया। फाइट जेट की गड़गड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा। सुखना लेक पर एयर शो में 83 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। शो में AN-32, Mi-17, MiG-29, प्रचंड, MiG-35, सुखोई 30, राफेल, चिनूक, तेजस और अपाचे ने करतब दिखाए। इस मौके पर वायुसेना ने जवानों के लिए नई कॉम्बैक्ट वर्दी भी लॉन्च की, जिसके साथ ही एयर चीफ मार्शल वीके चौधरी ने साफ कर दिया कि वायुसेना का जोर आत्मनिर्भर भारत पर है। सुखना लेक पर आयोजित एयर शो में राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर मार्शल VR चौधरी और पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सबका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।